नमस्कार दोस्तों। आज परिचय देने का मन नहीं हो रहा है, या आप ये कह दीजिए कि कंफ्यूज हो गया हूँ कि अपना परिचय मैं क्या दूँ। क्या मैं उस देश का वासी हूँ जहाँ पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कहानियाँ बचपन से सुनाई जाती हैं, या उस देश का वासी हूँ जहाँ पर गांधी, सुभाष, भगत सिंह, श्री विवेकानंद, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जैसे लोग अपनी कहीं ना कहीं इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ गए हैं। या मैं उस देश, उस समाज का हिस्सा हूँ जहाँ पर उन्नाव, धौला कुआं, निर्भया, हाथरस या अभी यूपी के बलरामपुर के नाम ज़्यादा चर्चा में हैं। आप समझ ही गए होंगे, मैं यहाँ पे बात ये करने नहीं आया हूँ कि बलरामपुर में क्या हुआ। मैं यहाँ पे बात ये करने नहीं आया हूँ कि हाथरस में क्या हुआ। जो हुआ वो घोर अपराध है, उसकी हम निंदा करते हैं। पर कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं, आपने भी देखा होगा, मेन मीडिया पर या सोशल मीडिया पर भी आप जब जाते हैं तो लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। जहां एक वर्ग ये कह रहा है कि ये शायद योगी सरकार की जिम्मेदारी बनती है, वहीं दूसरा वर्ग ये कह रहा है कि ये ऑपोजिशन का किया हुआ है, या कहीं ना कहीं कोई इसके अंदर किसी एक वर्ग विशेष को लाना चाहता है। सवाल ये नहीं है कि वो दलित थी, सवाल ये नहीं है कि वो शहर से थी, सवाल ये नहीं है कि वो गांव से थी, सवाल ये नहीं है कि वो खेलने के लिए बाहर गई थी, सवाल ये नहीं है वो अपने ही किसी रिश्तेदार के पास गई थी, सवाल ये भी नहीं है कि वो किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल कर रही थी। सवाल ये है कि वो एक बच्ची थी, वो एक औरत थी, और बगैर उसकी मर्जी के कुछ चुनिंदा लोगों ने उसके साथ एक ऐसा कार्य कर दिया कि या तो वो खुद मौत के मुंह में चली गई, या उसके साथ जो किया गया वो उसे मौत के मुंह में घसीट कर ले गया। कहने को हम किसी भी सरकार पर आरोप लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बीजेपी, कांग्रेस या कोई भी क्षेत्रीय दल, उनके कार्यकाल में ऐसी चीज़ें नहीं हुई। अक्सर पुलिस की कार्रवाई पे भी सवालिया निशान उठते आए हैं, और हालिया जो हाथरस का केस है उसमें भी पुलिस की कार्रवाई पर हालिया सवाल उठ रहे हैं। पर मेरा सवाल जो है, मेरा सवाल मुझसे है, मेरा सवाल आप लोगों से है, मेरा सवाल इस समाज से है जिसका हम हिस्सा हैं। रेप जो है वो किसी धर्म का नहीं होता, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं होता। रेप जो होता है वो एक आत्मा का होता है। जिस शरीर के साथ किया जाता है उसकी आत्मा शायद अंदर तक टूट जाती होगी, या उसमें जीने की इच्छा खत्म हो जाती होगी। निर्भया जैसी कुछ बहादुर बच्चियां होंगी जिन्होंने ये सोचा कि मैं फिर भी अपने पैरों पे खड़ी हूं, लेकिन कहीं ना कहीं वो उस क्रूरता के आगे दम तोड़ बैठी। सवाल जो है वो हम लोगों से है, सवाल जो है इस सोसाइटी से है, इस समाज से है, जिसके अंदर ये जाना जाता है या ये माना जाता है कि लड़कियां जो हैं वो देवी का रूप है। पर वो घर की लक्ष्मी कब पैरों की धूल बन जाती है हमें पता ही नहीं चलता। कसूर इसमें किसी सरकार का नहीं है, कसूर इसमें हमारा है, उस सोच का है जिसके साथ इस समाज में हम जी रहे हैं। ये रेप जो किया है ये किसी पॉलिटिकल पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है, या सिटिंग गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, या उन लोगों की जिम्मेदारी नहीं है, वो 182 लोग जिन्हें आज उठा लिया गया जो कहीं पर धरना दे रहे थे। कहीं ना कहीं से हर उस इंसान की जो इस वीडियो को देख रहा है, या अपने घर पे बैठ के आराम से चाय पी रहा है, या अपने बच्चों के साथ एक अच्छा समय व्यतीत कर रहा है, या 2 जून की रोटी कमाने के लिए पसीना पसीना हो रहा है। सवाल हम सब से है, क्योंकि हम ही हैं जो इस समाज को बनाते हैं, हम ही हैं जो किसी एक सोच को ऊपर उठाते हैं। क्या 21वीं सदी का भारत इतना पीछे जाता जा रहा है कि भी हम अपने आप को इन नामों से जाना पहचाना जाने लगे हैं अब? क्या हमारे लिए किसी एक बच्ची की, किसी एक औरत की इज्जत, आबरू वो कोई मायने नहीं रखती? क्या खाली कागज के पन्नों पे ये लिख देना कि औरत को समानाधिकार मिलने चाहिए, क्या वहीं पर हमारा फर्ज खत्म हो जाता है? क्या वहीं पे हमारी ड्यूटी खत्म हो जाती है? हमारा प्रयास इस वीडियो से एक सवाल पूछने का है। ये सवाल आपसे नहीं, ये सवाल खुद से है, खुद से है, और इस समाज से है, इस मानव जाति से है, हम लोगों से है।
और हम ये जानना चाहते हैं कि हम कौन सा देश चाहते हैं। वो देश जिसमें कल्पना चावला थी, या वो देश जहां पर रोज के 87 रेप केस रजिस्टर होते हैं। वो देश जहां पर औरतों को कागजों के लिखे हुए हिसाब से समानता के अधिकार मिले, आगे बढ़ने के मौके मिले। या वो देश जहां पर लगभग 4,05,861 केस दर्ज हुए हैं 2019 में औरतों पर हुए अत्याचार के खिलाफ। क्या हम वो देश चाहते हैं जहां पर एक बच्ची अगर अपने सपनों को पाना चाहती है, चाहे वो शिक्षा के द्वारा हो, चाहे वो किसी रोजगार के द्वारा हो, या हम वो देश चाहते हैं जहां पर बच्चों पर लगभग उन पर जो जुल्म हुए हैं उनकी संख्या 1,48,000 केसेस के बराबर है 2019 में। आने वाली जनरेशन को हम क्या देना चाहते हैं, इस बात पे कई बारी चर्चाएं होती रही हैं। कई बार हम अच्छे वातावरण की बात करते हैं, रिसोर्सेज की बात करते हैं, पर मेरा ये मानना है कि हमें जो देना है वो एक नई सोच देनी है आने वाली जनरेशन को। ऐसी घटनाएं, ऐसे घोर पाप जो हैं वो समाज की कड़वी सच्चाई को हमारी आंखों के आगे लाके खड़े कर देते हैं, और हम क्या करते हैं, आंखें मूंद करके बैठ जाते हैं उस पर। अपने मन की भड़ास निकाल लेते हैं किसी ना किसी तरीके से ये कह के कि फला सरकार थी, फला जिम्मेदार था, फला धर्म का इंसान था। ये भूल जाते हैं कि जिस पर अत्याचार हुआ वो इंसान था। ये भूल जाते हैं कि ये जो विकृत सोच है ये इस समाज की देन है, ये हमारी देन है। अगर इसमें बदलाव लाना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए। किसी माध्यम की जरूरत नहीं है उसके लिए, सजग रहने की जरूरत है। जैसे हम बच्चों को सिखाते हैं ना कि बड़ों का आदर करो, ऐसी बहुत सारी डे टू डे एक्टिविटीज हम उन्हें बताते हैं, अपनी तरफ से संस्कार देते हैं। उसी तरीके से हमें बच्चों को ये बताना होगा कि ये जो विकृत सोच है ये कैंसर की तरह धीरे धीरे सोसाइटी को खा रही है, और आने वाले समय के अंदर मुझसे पहले भी कितने ही विद्वान ये बात बोल के गए होंगे, पर हम जो हैं हम मुंह मोड़ रहे हैं इस सच्चाई से। अगर बदलाव चाहते हैं तो बदलाव की शुरुआत खुद करनी होगी। कोशिश कीजिए हर हाल में कि जो सड़क पर पड़ा हुआ कचरा है उसको तो म्यूनसिपालिटी वाले उठा के ले जाएंगे, और बहुत सारे लोग पोस्ट डालते हैं कि गीला कचरा और सूखा कचरा। कोई पोस्ट नहीं डाल रहा है इस दिमागी कचरे के बारे में। अगर एक बेहतर देश चाहिए, बेहतर कल चाहिए, आने वाले बच्चों के लिए एक सुनहरा भविष्य चाहिए, तो इस दिमागी कचरे की हमें सफाई करनी होगी। अगर इन बातों के बाद भी आपकी आत्मा कहीं से झंझकोर नहीं गई है, या आपके अंदर कहीं से एक आत्मग्लानि का अनुभव नहीं हो रहा है, तो कुछ पल के लिए आंखें बंद कीजिए और ये कविता सुनिए। कोशिश कीजिए इस दर्द को समझने की, उस आत्मा के दर्द को समझने की जिस पे ये बीती होगी। बहुत तकलीफ तो नहीं दी मुझे उसने, बस अपने ही शहर में पराया कर मुझे खड़ा कर दिया सवाली नज़रों के दरमियान। गाहे गाहे जो मोहल्ले वाले मेरी तबीयत और तरक्की का हिसाब ले लेते थे, आज शक के तहत मेरी बदनामी में शरीक होते हैं। बहुत तकलीफ तो नहीं दी मुझे उसने, बस अपने घर में जहाँ मैं चरागे फ़क्र हुआ करती थी, अपने घर में जहाँ मैं चरागे फ़क्र हुआ करती थी, आज एक काले धब्बे से जूझ रही हूँ। आज एक काले धब्बे से जूझ रही हूँ ताकि अपने माँ बाप भाई बहन रिश्तेदारों को ये यकीन दिला सकूँ कि इज़्ज़त बचाने के अलावा इज़्ज़त गंवाने वाला कोई काम नहीं किया है मैंने। बहुत तकलीफ़ तो नहीं दी मुझे उसने,
बस अपने मजबूत हाथों से पकड़कर मुझे कस लिया था अपनी बाहों के दरमियां, और मेरे कांपते लबों की चीखें घोट दी थी मेरे ही गले में, ताकि उसके इश्क की इजहारे नामी कोई और सुन ना सके। बहुत तकलीफ तो नहीं दी मुझे उसने, बस अपनी चाहत के निशान मेरे जिस्म के हर एक कोने से लेकर मेरी रूह तक में दफन कर दिए, ताकि जिंदा लाश में तब्दील होकर भी मैं उन्हें हर पल महसूस कर सकूं। बहुत तकलीफ तो नहीं दी मुझे उसने, बस अपनी एक ख्वाहिश पूरी करने के लिए मेरा हर एहसास, हर ख्याल, हर ख्वाब, हर रिश्ता, यहाँ तक मेरा खुदा भी बेगाना कर दिया, और ज़माने को गुमराह कर कर मुझे बदचलन करार कर दिया, ताकि इस उम्र में ख्वाबों में भी मैं सिर्फ उसकी और सिर्फ उसकी रह सकूं। बहुत तकलीफ तो नहीं दी मुझे उसने, बस पूरी दुनिया के सामने मेरा मजाक बना के रख दिया, और ये साबित कर दिया कि वो उसका प्यार था, मेरा बलात्कार नहीं।